नमस्कार, टेक्निकल अड्डा चैनल में पुनः आपका स्वागत है। मैं जीपी वर्मा, एक्स चीफ इंजीनियर, यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। आज का टॉपिक है विद्युत झटके यानी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से दुर्घटनाएं कैसे होती हैं एवं दुर्घटना के बाद पीड़ित व्यक्ति की जीवन रक्षा कैसे करें, क्या फर्स्ट एड दें, कैसे उसकी जान बचाएं। चलिए पहले चलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक यानी विद्युत के झटकों की मैकेनिज़्म को समझें, इसकी टेक्निकल एनालिसिस करें कि इसकी प्रवृत्ति क्या है, क्यों इलेक्ट्रिकल झटके लगते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसका नेचर अर्थ की तरफ जाना, अर्थ से उसकी एफिनिटी एनॉर्मस है और अर्थ भी उसको चाहे क्वांटिटी कितनी भी हो, कितना भी मैग्नीट्यूड हो करंट का और वोल्टेज कोई भी हो, अर्थ उसको अपने में समाहित कर लेता है। बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी की तुलना एक जंगली शेर से की जा सकती है। जैसे शेर के संपर्क में आने से वह गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, मार भी सकता है, इसी तरह बिजली के संपर्क में आने से व्यक्ति को गंभीर नुकसान हो सकता है या उसकी जान भी ले सकता है। फिर बिजली को हम कंट्रोल कैसे करते हैं? हम बिजली के नंगे तार पर इंसुलेशन यानी प्रतिरोधक का कवर चढ़ाते हैं और इस तरह से हम उसको चैनलाइज करते हैं और दैनिक उपयोग में लाते हैं। इस तरह से उसको कंट्रोल करते हैं हम। अब अगर इस इंसुलेटर यानी प्रतिरोधक में ब्रीच हो गया या यूँ कहें कि तार नंगा हो गया एवं आप उसके संपर्क में आ गए, तब क्या होगा? जिस तरह से आप गूगल मैप देख के अपने गंतव्य की तरफ जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ उसका अडॉप्ट करते हैं, देखते हैं, उसका चुनाव करते हैं, उसी तरह से बिजली भी अर्थ की तरफ जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ का चुनाव करती है, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो यह बिजली उस जगह से आपके शरीर में प्रवेश करेगी और जहाँ से आप अर्थ हैं उसके थ्रू होते हुए, पूरे शरीर से होते हुए वो अर्थ हो जाएगा। इससे आपको एक जोरदार झटका लगेगा। इस इलेक्ट्रिकल शॉक से हमारा स्किन जल सकता है, घाव हो सकता है, आदमी बेहोश भी हो सकता है एवं उसकी जान भी जा सकती है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद हमारे शरीर में क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं, क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ये सब जानने के लिए हम चलते हैं डॉक्टर एस.के. जौहरी के पास, जो MBBS MS हैं एवं वरिष्ठ सर्जन भी हैं। हम उनसे जानते हैं। आप डॉक्टर एस.के. जौहरी, आपने इलाहाबाद से मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से MBBS MS किया था। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से संबंधित कुछ सवाल हम इनसे पूछेंगे और इनके जवाब आप ध्यान से सुने। पहला सवाल ये है डॉक्टर साहब कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर मानव शरीर में क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस, शारीरिक परिवर्तन क्या आते हैं, उसके बाद क्या होता है? जब भी किसी व्यक्ति को बिजली का करंट लग जाता है तो उससे इलेक्ट्रिक बर्न होता है। जी। बर्न में दो चीजें होती हैं कि कितना कम है या बहुत ज्यादा है। अगर कम है तो पेशेंट, जो इंसान होता है, वो ज्यादातर कॉन्शियस रहता है। जी। पर कभी कभी क्या होता है, अगर इतना ज्यादा हाई वोल्टेज करंट होता है तो उसमें जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। जी। अगर अनकॉन्शियस हो गया है ना, तो पहले, सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्या उसकी कार्डियक एक्टिविटी है, हार्ट चल रहा है, पल्स चल रहा है। थोड़ा सा उसके हाथ पे और सीने पे हाथ रख के देखेंगे। जी। अगर उसकी धड़कनें चल रही हैं जी। तब तो ठीक है। अगर धड़कनें नहीं चल रही हैं तो धड़कनों को लाने के लिए एक प्रोसेस होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन, जी। CPR। CPR। जी। जी, तो वो CPR देना पड़ता है। हम्म। और यूजली घर में जो करंट आता है हम्म। उसमें इतना वोल्टेज नहीं होता, तो ज्यादातर केसेस में उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें ज्यादातर जो भी इंसान होता है वो कॉन्शियस होता है हम्म। ना। जब वो कॉन्शियस होता है
तो अब हमारे पास दो तीन चीजें होती। सबसे पहले तो ये है कि जहां से भी उसको करंट लगा है, जी उस सोर्स से मुझे उसे डिटैच करना होता है। जी जी, उसको ऑफ करना डिटैच है। करने डिटैच करने के लिए आपको है, या तो आप स्विच ऑफ कर दीजिए, हम्म। अगर आप स्विच ऑफ कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपके पास कोई लकड़ी की कोई चीज हो या कोई ऐसी चीज इंसुलेटेड हो इंसुलेटेड जो डंडा टाइप का। हाँ इंसुलेटेड हो, जिससे कि करंट को जो मतलब बॉडी के टच टच में जो है। हाँ उसके थ्रू ना जा पाए, तो उससे लेके उसको वहां से डिटैच कर देना है। डिटैच हम्म। करने के बाद हम उसको ये देखना है कि वो होश में है। तो जी। फिर हमको सबसे पहले उसकी जनरल बॉडी को एग्जामिनेशन करना होता है। हम्म। तो सबसे पहली चीज तो हम जब उसकी स्किन ही देखेंगे, हम्म। तो स्किन एकदम पेल लगेगी आपको, जी कुछ जी पीलापन लगेगा। जी क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो उससे हीमोग्लोबिन भी डिस्टर्ब होता है, कम हो जाता है, जलता जी 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 है ना। तो एक तो वो पेल हो जाएगा, जी दूसरा उसकी स्किन जो है कोल्ड क्लेमी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, जी है ना। तो वो भी हमें देखना होता है। इसके बाद दूसरी चीज होती है कि उसका रेस्पिरेशन। जी। तो उसका रेस्पिरेशन जब हम देखते हैं तो रेस्पिरेशन भी शैलो हो जाता है। मतलब। जितना नॉर्मल रेस्पिरेशन में वो हो कि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, अच्छा, तो ऐसा क्यों उस चीज होता है को डॉक्टर हम साहब? देख लेते हैं। वो इसीलिए होता है कि वो मसल्स के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। सेल डेड हो जाते हैं, टिश्यू डेड होते हैं। टिश्यू डेड होता है, और इसके अलावा जो है पेशेंट शॉक में रहता है, हम्म। तो वो अपने नॉर्मल गतिविधियां उसकी नहीं हो पाती हैं, जी। है ना। तो रेस्पिरेशन पे भी अंतर पड़ता है, उसको एंजाइटी भी रहती हम्म। है ना। इसके अलावा उसका हार्ट रेट अगर आप देखते हैं या आप पल्स को देखते हैं, तो हम्म पल्स उसकी कभी कभी आपको इरेगुलर मिलेगी, हम्म। ज्यादा बढ़ सकती है या इरेगुलर हो सकती है। हम्म ज्यादा बढ़ गई तो टैकिकार्डिया बोलते हैं जिसे हम लोग। इसका हम्म। मतलब है कि उसका हार्ट रेट बढ़ गया, वो घबराहट में, एंजाइटी में बढ़ जाता है। अच्छा। दूसरी चीज उसके अंदर ये हो सकता है कि इरेगुलर हो सकती है। जी इरेगुलर इसलिए होती है कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट है, जब जी बॉडी के अंदर जाता है, तो जी जी हार्ट के अंदर जी थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाते हैं। जी। जो हार्ट की जो मसल्स हैं, उनके थ्रू सोडियम और पोटेशियम का जी। इम्बेलेंस हो जाता है, अच्छा। जिसके कारण हाँ, तो उस इम्बेलेंस के कारण क्या होता है, हार्ट रेट उसकी इरेगुलर हो जाती है। तो इससे अब उसके उसमें कंडीशन कंडीशन छोटे पे क्या छोटे, फर्क पड़ेगा? हाँ, तो उस कंडीशन में मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है उसको। तो हम्म अगर वो सब चीजें होती है तो वो तो उसके बाद तो फिर जो भी होगा वो हॉस्पिटल में करोगे, डिफिब्रिलेशन करते हैं उसके लिए। तो हम्म। वो आप घर पे तो नहीं करेंगे, पर आपको ये चीज रेगुलरली उसे देख लेना है। तो ठीक है। एक दूसरा चीज। क्या होगा, जी जी। एंजाइटी में उसका माउथ में भी ड्राइनेस हो जाएगी, हम्म। है ना। पेशेंट शॉक में भी होगा, हाइपोवॉलेमिक शॉक में जा सकता जी है ना। और इसके साथ साथ उसको जो है जब रीनल भी जब असर पड़ेगा किडनी जी पे, जी जी तो जी। उसका यूरिन आउटपुट भी कम होने लगता है। अरे। तो ये तो जनरल, ये फिजियोलॉजिकल बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस जी जी। हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि अगर किसी को ऐसा हुआ है तो अब हमको करना क्या। करना क्या है, फर्स्ट एड मेन कैसे चीज ये दें? होती है, हाँ, हमको वहां उस समय फर्स्ट एड करना क्या है। जी। सिर्फ ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट उसके ये लिए है कि जो लोग वहाँ पे हैं, वो उसकी कुछ हाँ, हेल्प कर सकें। पहले तो एम्बुलेंस जो बुलाएँगे। जी जी, हाँ, तो जो भी हेल्प करनी है, तो पहले तो उसको डिटैच कर दिया। हुँ, उधर दूसरा जो है, एक एम्बुलेंस को हम इन्फॉर्म करेंगे, हुँ। उस तो एरिया के जितने एम्बुलेंस को एम्बुलेंस बुला वाले लेंगे, हो। जिससे हाँ, कि जी, उसको जी। हमें हॉस्पिटल ले जाना होगा। देखिए, इलेक्ट्रिक बर्न जो भी होता है, जी। दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज 100% बर्न। अच्छा, उसको हम थोड़ा बर्न नहीं मानते हैं, क्यों? क्योंकि उसके जो बॉडी के अंदर जो इफेक्ट होते हैं, आप ये नहीं कह सकते कितना इफेक्ट आएगा। जी, जी, जी। जैसे हाथ से कहीं टच हुआ उसका, जी, और अगर नीचे पैर से वो अगर जमीन से अर्थिंग होता है, जी, जी। तो सिर्फ वो हाथ से लेकर पैर तक पूरी बॉडी में करंट जाएगा। जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं उसके सिर से टच हुआ है, हाँ। और हाथ से ही अगर मान लो जमीन से टच हो गया है, तो ऊपर ही निकल जाएगा, नीचे नहीं जाएगा करंट। हुँ। तो हमको हमेशा उसको 100% लेके ही देखना चाहिए।
बर्न को। हाँ, जी तो वो हमेशा सीरियस होता है, तो इसलिए हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है, जी। क्योंकि उसको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में भी जाएगा, हम्म बर्न जहां भी होगा वहां एक वुंड बनेगा, हम्म। तो वो जो एंट्री पॉइंट होती है वहां भी एक वुंड बनेगा, और जहां से वो अर्थ होगा। अर्थिंग होती है वहां भी एक वुंड बनेगा, वो एग्जिट वुंड कहलाता है। और जी, यूजली एग्जिट का वुंड जो होता है वो एंट्री वाले से थोड़ा सा बड़ा ही होता है, बड़ा होता है। वहां बर्न ज्यादा होता है जी जी अर्थिंग के कारण। जी। तो जब हमने सबसे पहले जब उसको डिटैच कर लिया, तो पहला काम यह है कि हम ये देखें कि उसको कहाँ कहाँ बर्न हुआ है। उसको उस पहले कहीं बर्न वाले मिटा दें, हिस्से में, पहले हाँ, उसको बर्न कहीं वाले मिटा हिस्से दें। में उसको जलन बहुत होगी। हम्म। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है उसको ठंडे पानी से, हाथ हाथ में लगा है या जहां भी लगा है उसके ऊपर ठंडा पानी डालना है। आइस कोल्ड। आइस कोल्ड, जितना भी ठंडा आपके यहाँ हो हम्म। उसको डालें, क्योंकि हमें जलन कम करनी है। जी 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 जलन कम कर देंगे और ठंडा पानी डाल देंगे, तो एक तो उसको जो उस जगह पे छाले नहीं पड़ेंगे आगे, जी जी है ना, ब्लिस्टर्स नहीं बनेंगे। और जी दूसरा ये है कि उसका जो जहां भी जलन हो रही है वो जलन कम हो जाएगी। जब ठंडे पानी से साफ कर देंगे उसके बाद आप उस पे जो है कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम अगर आपके यहाँ है, हम्म, यूजली हम लोग जो है सिल्वीरेक्स क्रीम आती है, सिल्वर सल्फाइड हाइजीन जी जी सब्सटेंस इसके अंदर रहता है, उसको लगा देते हैं, जी उससे ठंडक मिलती है। जी उसके साथ साथ अगर हमारे पास मिल सकता है, अगर घर में हो, जी तो एक जालोकेन जेली भी आती है जी। 2%, उसको भी मिक्स करके दोनों को लगा देते हैं, तो जालोकेन से थोड़ा वो जलन सुन्न हो कम जाता होता है। है। और जब थोड़ा सा सुन्न हो जाएगा तो जी। उसको जलन कम। ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जी। तो ये हमको करना है, और उसके बाद अगर हॉस्पिटल से कुछ हो जाता है, ड्रेसिंग कर सकते हैं उस जगह पे, और उसके बाद हमको उस इंसान को एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल पे भेज देना। अच्छा, अगर जैसे जो व्यक्ति जिसको शॉक लगा है, हाँ। वो होश में है और हम्म। नेचुरली कमजोरी तो लगेगी ही, तो क्या उसको कोई हाँ, तरल पदार्थ उस समय पिलाया जा बिल्कुल सकता दे है सकते सीधे हैं, की बिल्कुल स्थिति दे में? सकते हैं, बिल्कुल, हाँ हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं आप। फ्रूट जूस जो वगैरह भी दे तरल सकते पदार्थ आपके घर में उस समय हैं, अवेलेबल इलेक्ट्रॉल हो, वगैरह? आप ठंडा पानी दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉल दे सकते हैं, है ना, चीनी, नमक और नींबू का घोल। घोल बना के आप जी वो दे सकते हैं, है ना। जी या इसके अलावा आपके यहाँ ठंडा दूध हो, कुछ भी हो, जी आप जी। उसको कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाता है। अच्छा, तो जब हमें जो उसको वॉल्यूम कम हाइपोवॉलेमिक हो रहा है, जी जिसके उसको कारण जरा। उसकी पल्स रेट कम होगी, जी या जी पल्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो उन सब चीजों को रिकवर करने के लिए हमको फ्लूइड देना होगा। तो हम किसी भी तरह से, जी अगर जी वो घर में अगर आप दे देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। अगर जी। वो हम नहीं दे पाते हैं तो हॉस्पिटल जब जाते हैं तो फिर वहाँ आईवी फ्लूइड दिया जाता है, नसों के द्वारा फ्लूइड वगैरह सब चढ़ाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताएं डॉक्टर साहब कि हम जी। कैसे एसेस करेंगे कि ये पेशेंट मतलब हॉस्पिटल में एडमिट कराने लायक है? जैसे कुछ तो फर्स्ट एड हम दे देंगे तो हो सकता है कि वो ठीक ही हो जाए, लेकिन कोई भी, उसको। नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक बर्न है जी तो आपको हमेशा हॉस्पिटल उसको लेके जाना चाहिए। जी 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 जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इलेक्ट्रिक बर्न को हम 100% बर्न मान के चलते हैं। जी 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 जब हम हॉस्पिटल उसे ले जाएंगे जी। तो हॉस्पिटल में एक बार उसका मुआयना पूरी होगा। तरह से जांच भी हो जाएंगी। हम्म। जैसे सीबीसी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन पता चल जाएगा उससे, है ना, ईसीजी वगैरह एनएफटी करा लेंगे। केएफटी करा लेंगे। हाँ, ईसीजी कराएंगे, ईसीजी में चेंजेस मिलते हैं, तो जी। वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी। अगर जरूरत होगी तो किसी कार्डियक फिजिशियन की भी स्पेशलिस्ट जरूरत, कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ सकती है उसमें। पढ़ सकती है। ये सब चीजें हैं, तो उन सब चीजों को हमको देखना पड़ता है। अच्छा, इसमें इसलिए बर्न की जो हॉस्पिटल ले जाना ही बेहतर होता है। हॉस्पिटल ले जाना अगर वहां बेहतर है। ऐसा कुछ नहीं है, मान लीजिए उसको मिनिमम डैमेज हुआ है, तो हम्म। नेक्स्ट डे या उसी दिन फिर बाद में आप सब जांच कराने के बाद घर भेजा जा सकता है। और अपना रूटीन में जो उसे दवाएं एंटीबायोटिक वगैरह देनी पड़ेंगी, तो हम्म। वो सब देके उसे भेजा जा सकता है, वो अपने घर पे अपना इलाज कर सकता बहुत अच्छी जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब, और आई थिंक ये जानकारी सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी लोग इससे लाभान्वित भी होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। है। थैंक यू, नमस्कार नमस्कार। अब तो आपने समझ लिया होगा
कि इलेक्ट्रिकल शॉक लगता कैसे है, इससे हमारे शरीर में कौन कौन से शारीरिक बदलाव आते हैं, इसको किस तरह से हमें ट्रीट करना चाहिए, कितना सीरियसली ट्रीट करना चाहिए, फर्स्ट एड कैसे देना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको हो गई। उम्मीद करता हूँ कि टेक्निकल अड्डा चैनल की यह प्रस्तुति आपको अच्छी एवं ज्ञानवर्धक लगी होगी। चलिए मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। नमस्कार।